हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल एजुकेशनल वाणी में स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर में रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने अभिकारकों, उत्पादों और संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा था। मेरे फर्स्ट लेक्चर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। उस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न ही तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही विनाश। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसका मतलब है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक में और उत्पादों में बराबर होता है। अतः रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में के होने से पहले या होने के बाद जो तत्व के परमाणुओं की संख्या होती है वो बराबर होती है, अभिकारक में और उत्पादों में भी। इसलिए हमें रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न ही तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही विनाश। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरणों को बैलेंस करते समय किन रूल्स को हमें फॉलो करना होता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट रूल है, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए समीकरण में सर्वप्रथम अभिकारक लिखकर तीर का निशान लगाया जाता है। उसके बाद उत्पाद लिखा जाता है। किसी भी रासायनिक समीकरण में सबसे पहले अभिकारक को लिखा जाता है, फिर उसके बाद तीर का निशान लगाकर उत्पाद को लिखा जाता है। अभिकारकों और उत्पादों की संख्या एक से अधिक होने पर उनके बीच जोड़ का चिन्ह लगाया जाता है। अगर उत्पादों की संख्या या फिर अभिकारकों की संख्या एक से अधिक हो तो उनके बीच जोड़ का निशान लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर अभिकारकों में हमारा है C+O2। यहाँ पर एक से अधिक अभिकारक हैं, इसलिए इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया गया है। ऐसे ही अगर उत्पाद भी हमारे एक से अधिक होते तो उनके बीच में भी प्लस का निशान लगाया जाता। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। किसी भी रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना बहुत आवश्यक है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते समय हम किसी भी तत्व या यौगिक का सूत्र परिवर्तित नहीं कर सकते। अगर हमें किसी रासायनिक समीकरणों को हल करना है, संतुलित करना है, उसके लिए हम उस समीकरण को किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके तत्व के सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, कोई चेंज नहीं कर सकते। ये हमारा फोर्थ रूल है। हमारा फिफ्थ रूल है, छोटे रासायनिक समीकरणों को हल करने के लिए हम हिट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग करते हैं। 10वीं कक्षा में हम छोटे रासायनिक समीकरणों को ही हल करेंगे और उसके लिए हम हिट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग करेंगे। समीकरण को संतुलित करने के बाद अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था को बताने के लिए उनके साथ कोष्ठक में ठोस के लिए S, द्रव के लिए L एंड गैस के लिए G लिखा जाता है। अभिकारक तथा उत्पाद जब जलीय विलयन के रूप में होते हैं तो उनके साथ कोष्ठक में AQ लिखा जाता है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर CaO हमें पता है ये हमारा चूना होता है और ये हमारा सॉलिड स्टेट में होता है, मतलब ठोस अवस्था में, इसलिए हम इसके पीछे S लिखते हैं। और वाटर तो हमें पता ही है, ये हमारा द्रव अवस्था में होता है और द्रव के लिए हम L को लिखते हैं।
अब CaO ने वाटर के साथ रिएक्शन कर बनाया CaOH की ट्वाइस। ये हमारा बुझा हुआ चूना है, इसलिए हम इसे AQ से दर्शाते हैं। AQ का मतलब होता है एक्वा। एक्वा मीन्स वाटर। ये हमारा वाटर का सॉल्यूशन है, इसे हम एक्वा सॉल्यूशन भी कहते हैं। अभिक्रिया उत्क्रमणीय होना अर्थात दोनों दिशाओं में होने पर तीर का निशान इस प्रकार लगाया जाता है। अगर हमारी कोई रासायनिक अभिक्रिया दोनों दिशाओं में प्रोसीड कर रही हो तो उसके लिए हम इस निशान का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बर्फ़ है, अगर हम बर्फ़ को तापमान देंगे तो ये पानी में कन्वर्ट होगी। अगर हम पानी को भी तापमान देंगे तो ये हमारा भाप में बदल जाएगा। अब हम इस रिएक्शन को उल्टी भी लिख सकते हैं। अगर हम भाप को ठंडा करेंगे तो हमारा पानी बन जाएगा, और पानी को ठंडा करेंगे तो फिर से हमारा वही बन जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा, जो कि हमारा स्टार्टिंग में था। इसलिए ये जो अभिक्रिया है हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ये दोनों दिशाओं में प्रोसीड कर रही है। अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप, दाब तथा उत्प्रेरकों को तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। अगर हमें किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करवाना है, उसके लिए हम जिस टेम्परेचर पे हम उसको प्रोसीड करवाएंगे, हम उस टेम्परेचर को तीर के निशान पर लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो उत्प्रेरक होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, हम उनको भी तीर के निशान पर लिखे जाते हैं। उत्प्रेरकों का हमारी रासायनिक समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो उत्प्रेरक होते हैं वो समीकरण की स्पीड को बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऊष्मक्षेपी के लिए प्लस ऊष्मा तथा ऊष्माशोषी के लिए माइनस ऊष्मा दाईं ओर लिखा जाता है। अगर किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करते समय उसमें से हमारी ऊष्मा निकलती है तो उसे हम प्लस ऊष्मा से लिखते हैं, लेकिन जब हमारी किसी रिएक्शन को करते समय ऊष्मा की ज़रूरत होती है उस रिएक्शन को, तो उसके लिए हम माइनस ऊष्मा लिखते हैं दाईं ओर। जैसे एग्जांपल है C+O2 से हमारा बना CO2। यहाँ कार्बन जो कि हमारी ज्वलनशील होती है वहाँ से ऊष्मा निकलती है, इसलिए हम इसे प्लस ऊष्मा से लिखते हैं। ये हमारे कुछ रूल थे किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय जिनका हमें पालन करना होता है। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण की विशेषताएं, कि किसी भी रासायनिक समीकरण से हमें क्या जानकारी मिलती है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अभिकारक और उत्पाद के संपूर्ण जानकारी जैसे अणुओं की संख्या, द्रव्यमान आदि मिलती है। किसी भी रासायनिक समीकरण से हमें उसके अभिकारकों और उत्पादों के बारे में पता चलता है, और उसकी अणुओं की संख्या के बारे में पता चलता है, और हमें ये भी पता चलता है कि उसके अभिकारकों और उत्पादों में जो द्रव्यमान होता है वो बराबर होता है। पदार्थों की भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। रासायनिक समीकरण से हमें किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था के बारे में पता चलता है कि वो किस अवस्था में है, ठोस में है या द्रव में या फिर गैस अवस्था में है। अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि की जानकारी मिलती है। हमें रासायनिक समीकरणों से ताप, दाब और उत्प्रेरकों के बारे में भी जानकारी मिलती है। रासायनिक अभिक्रिया का ऊष्मक्षेपी, ऊष्माशोषी या उत्क्रमणीय होने का पता लगता है। हमें किसी भी रासायनिक समीकरण से पता चलता है कि वो समीकरण ऊष्मक्षेपी है या फिर ऊष्माशोषी है, उसमें से ऊर्जा का विसर्जन हुआ है या फिर उसे ऊर्जा की ज़रूरत है। हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, और हमें ये भी पता चलता है कि जो हमारी रिएक्शन है, समीकरण है, वो हमारी उत्क्रमणीय है या नहीं। आज के लिए इतना ही। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम NCERT क्वेश्चनों को हल करेंगे। तब थैंक यू।